जो मैं बात शुरू कर रही थी कि 2013 में जब निर्भया का केस हुआ तो सभी जगह पर यह बात थी कि महिलाओं के प्रति होने वाले, बच्चों के प्रति होने वाले अधिकार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे ऐसे एग्रावेटेड फॉर्म में है जिसके ऊपर कोई भी कानून उपलब्ध नहीं है। जैसे कि रेप लॉ में बात होती थी कि उसकी जो परिभाषा है वो बहुत ही पुराने तरीके से लिखी गई थी और अगर जिस तरह से अब रेप के केसेस हो रहे हैं, जिस तरह का डेफिनेशन अब वो है, अभी आया है, वो काफी अलग है। तो 2013 में महिला संगठनों ने काफी विरोध किया कि हमें जरूरत है आईपीसी को बदलने की, जरूरत है नए कानूनों को लाने की, जहां तक महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की बात आती है या फिर उनके साथ होने वाले क्राइम की बात आती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत। तो उस वक्त क्या हुआ, जस्टिस वर्मा कमेटी जो कि चीफ ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, अब नहीं है वो, और एनएचआरसी में भी चेयरपर्सन रह चुके हैं, उनकी निगरानी में एक कमेटी बनी और उसमें कैसे आईपीसी में या फिर सीआरपीसी में या फिर एविडेंस एक्ट में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ, जिसमें कि बचपन बचा आंदोलन की भी काफी भागीदारी थी। यह बात आगे पहुंचाने में कि जो ट्रैफिकिंग का अपराध है वो एक छोटा, एक सिंपल या एक अपराध नहीं है, इसके कई मायने हैं, इसके कई डायमेंशंस हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत काम हो चुका था, लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो ट्रैफिकिंग की कहीं पर भी किसी भी कानून में भी कोई भी आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं थी। तो फिर इसी के ऊपर बात शुरू हुआ जिसमें बचपन बचाओ आंदोलन ने रेस्क्यू किए गए कई ट्रैफिक चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू किए कई बच्चों की टेस्टामनी को कमेटी के आगे पेश किया, जिससे यह निकाला गया कि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसमें कि एक व्यक्ति शामिल नहीं होता, जिसमें कि कई लोग शामिल होते हैं। और ये इतना लंबा है, इसका जो नेटवर्क है इतना लंबा होता है कि हर एक कड़ी को समझना जरूरी हो जाता है। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसके बाद 2013 में सभी लोगों ने बहुत इसको वेलकम किया, बिकॉज इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे यूएन प्रोटोकॉल में जो परिभाषा दी है उसको आप कह सकते हैं काफी हद तक अपने कानून में शामिल किया। तो ये एक परिभाषा आईपीसी में सेक्शन 370 की तरह जुड़ी। ये कैसे प्रोविजन है जो कि क्राइम क्या है वो भी बताता है, उसकी सजा क्या है वो बताता है, और इसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वो भी बताता है। तो अभी थोड़ा, वैसे तो आपने आईपीसी में इसको पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं इसको शुरू करने से पहले एक बार बताना चाहूंगी। इसमें 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, हम यह स्लाइड देख लेते हैं। जैसे कि किस तरह से होता है, क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है। ठीक है, तो पहला आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार में, जैसे हम कहते हैं ना मर्डर हुआ, किसी ने किसी को मार दिया, बात खत्म हो गई। किसी के घर में चोरी हुई, चोर सामान चुरा के ले गया, चला गया, बात खत्म हो गई। बट ये एक ऐसा अपराध है जो कि एक तरह से जहां शुरू होता है, कई चीजें इस्तेमाल होती हैं और उसका एक सेट एजेंडा होता है कि हमने लास्ट में इस व्यक्ति का करना क्या है। तो आप कह सकते हैं पूरी तरह से एक स्कीम पैटर्न है। ट्रैफिकिंग एक पैटर्न ऑफ स्कीम है या स्कीम का एक पैटर्न है जो कि शुरू होता है, सबसे पहले यह पता करता है कि हमें किसको ट्रैफिक करना है, किसका दुर्व्यापार करना है, किसका इस्तेमाल करना है। पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्कीम बनाई जाती है उन लोगों को ढूंढने की जो कि शिकार बनाए जा सकते हैं आसानी से, जिसमें कि पकड़ने का डर कम होता है, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, तो
ऐसे में कौन हो सकता है सबसे ज्यादा, बच्चे या महिलाएं? क्योंकि आज की डेट में सस्ते में मजदूरी बच्चे से कराई जा सकती है, कम खाना दे के बच्चे से काम कराया जा सकता है, डरा के धमका के। महिलाओं को, बच्चियों को वेश्यावृत्ति में धकेला जा सकता है। थ्रू आउट लाइफ उनका इस्तेमाल पैसा कमाने में किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें इन ट्रैफिकर्स के दिमाग में, जहन में होती हैं, जिसको वो ये आगे लाते हैं। तो पहला होता क्या है, सोर्स एरिया, जहां पर कि उनको पता है हमें हमारे यहाँ पे पोटेंशियल विक्टिम्स मिल जाएंगे, जैसा कि गरीब इलाके, जैसा कि जहां पर बच्चियों की तादाद दूसरे राज्यों के मुकाबले में अच्छी है, जैसे कि सूखाग्रसित एरिया, या फिर कहीं पर कोई और कैलामिटी आई हो, जैसे बाढ़ आई हो, या फिर जहां पर रोजगार के प्रावधान नहीं है, रोजगार बहुत कम है। तो वहां से लोगों को निकालना आसान हो जाता है, बरगला के, फुसला के, लालच देकर, डरा के, धमका कर। तो इस तरह से इन इलाकों को चुना जाता है, उन घरों को चुना जाता है, परिवारों को चुना जाता है जहां पर खासकर बच्चे या महिलाएं हैं, कि उनको कैसे कहा जाए कि हम आपके बच्चे को ले जाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आगे उसको रोजगार मिलेगा, पढ़ भी लेगा और रोजगार भी मिलेगा। तो ये होता है तरीका, कहाँ से शुरू होता है, सोर्स से। फिर क्या होता है और इसमें क्या इस्तेमाल होता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोई इसी तरह का दबाव होता है, किडनैपिंग, एबडक्शन की बात होती है, फ्रॉड होता है, या फिर अपनी पावर, जो किसी व्यक्ति के अंदर पावर है, उसका गलत इस्तेमाल करना। कोई एक व्यक्ति, कोई या उससे ज्यादा व्यक्ति रिक्रूट करते हैं, लाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक विक्टिम्स को पहुंचाते हैं, ट्रांसफर होता है एक ट्रैफिकर से दूसरे ट्रैफिकर को, कई जगह पर उनको छुपाया जाता है, और कोई ना कोई अल्टीमेटली एक डेस्टिनेशन प्लेस होता है जहां पे उनको रिसीव करता है, ताकि आगे उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सके। अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले अब्यूज ऑफ पावर की, वो क्या होती है, वो इस तरह से हो सकती है, हो सकता है परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका बहुत दबदबा है, वो ये कहे कि आप दूसरे व्यक्ति को कि तुम अपने बच्चे को शहर भेज दो, थोड़ा काम कर लेगा, पैसे कमाएगा और घर पर पैसे भेजेगा, पढ़ भी लेगा। गांव का कोई व्यक्ति ऐसा प्रभावशील व्यक्ति हो सकता है जो कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे, कोई धर्म गुरु हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जिसकी पावर दूसरे व्यक्ति के ऊपर चलती है। या फिर क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को इस तरह से इंड्यूस करना, इस तरह से उसको बरगलाना कि उसे किसी ना किसी तरह का मुनाफा होगा या फिर उसको पैसे मिलेंगे। अब ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है, इसका अल्टीमेटली एक ही पर्पस होता है, एक ही उद्देश्य होता है, जिस व्यक्ति को ट्रैफिक किया है उसका एक्सप्लॉयटेशन करना। किसी के मन में किसी के लिए कुछ नहीं है कि आप बच्चे को ले जा रहे हैं तो पढ़ाएंगे, अच्छे से रखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं करता है। फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे वो फोर्स लेबर हो, बंधुआ मजदूरी हो, मजदूरी करवाते समय मारपीट हो, या फिर उस तरह की फैसिलिटीज ना देना जो कि एक आम व्यक्ति को चाहिए, साफ वातावरण, सुरक्षित वातावरण या भरपेट खाना। फिर बात आती है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, ये तो हम सभी जानते हैं। ये कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, जो कि ब्रॉदर्स में होता है, या फिर इसी तरह के कुछ जगहों पे होता है। स्लेवरी और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी, आज भी हमारी सरकार ये मानती है कि हमारे यहाँ पे स्लेवरी नहीं है। दिमाग में ये नोशन है कि स्लेवरी क्या है, स्लेवरी है कि किसी व्यक्ति को चेन में बांधा हुआ है, कमरे में बंद किया हुआ है, बाहर लैच लगा, ये स्लेवरी नहीं है। स्लेवरी मेंटल स्लेवरी भी होती है, मेंटल प्रेशर भी होता है एक स्लेव बने रहने का। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कस्टमरी प्रैक्टिस, हाँ, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लूं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में दोबारा आती हूँ,
कस्टमरी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, कुछ इलाकों में, दक्षिण के इलाकों में, खासकर दक्षिण क्षेत्रों में, दक्षिण राज्यों में आज भी देवदासी का प्रचलन है, जिसमें एक बच्ची को जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज में आती है, उसकी माहवारी शुरू होती है, मंदिर को सौंप दिया जाता है यह कह के कि अब ये मंदिर की अमानत है, भगवान इससे शादी करेंगे। और जबकि होता क्या है, शादी वादी तो एक पाखंड है कह सकते हैं। अल्टीमेटली उसको एक तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। अब वहां पर करने वाला कोई पुजारी करे, वहां पर आने वाला कोई भक्त करे, या फिर वहां पर रहने वाले कोई और पुरुष करे, तो ये कोई भी हो सकता है। फिर है फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। ये तो हमने देखा ही है, आज हर कई कई बार अखबारों में आता है कि किडनी स्कैम हुआ, जबरन गरीब लोगों की किडनियां ली गई, पहले ज्यादा पैसे प्रॉमिस किए, बाद में नहीं दिए। तो और जो इसके ऊपर कानून है उसको एकदम दरकिनार करके रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स को किया, शरीर के अंगों को निकाला, बेचा या खरीदा। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक ट्रैफिकिंग के जो कि एक प्रोसेस है, चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक उस व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। और ये बीच में खत्म नहीं होता है, ये सोर्स से शुरू होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट में एक्सप्लॉयटेशन भी होता रहता है, डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर भी एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। तो इसलिए इसको प्रोसेस कहा गया, जिसका खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। ये तब खत्म होगा जब वो विक्टिम खत्म हो जाता है, या फिर अब उससे और फायदे की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस डेफिनेशन में जो एक और अच्छी चीज निकल कर आई वो ये थी कि ये बात निकल कर आना कि जब ये व्यक्ति जो विक्टिम है, इसने मर्जी दी थी आने के लिए, तो जो उसकी मर्जी है विक्टिम की, वो किसी भी रूप में मायने नहीं होगी, सो फार एज ट्रैफिकिंग के ऑफेंस को अगर लाना है तो अगर वो ये कहें कि इसकी मर्जी थी, तो वो मायने बिल्कुल भी नहीं रहेगी। या अभी हम जो बात करेंगे, एक छोटा सा प्रेजेंट, ये आपके सामने स्क्रीन है, प्रेजेंटेशन है। कई बार हम गलती से ट्रैफिकिंग को और ह्यूमन स्मगलिंग को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि पहले हमने बात की, ट्रैफिकिंग में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसफर होता है एक राज्य से दूसरे राज्य तक, या फिर अंदरूनी राज्यों में, या फिर राज्य के भीतर ही, या फिर अक्रॉस द बॉर्डर। ये तीन स्थितियां हैं। और जब हम स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स की बात करते हैं, इसमें सिर्फ जो विक्टिम है इंटरनेशनल बॉर्डर्स ही क्रॉस करता है, पहला। दूसरा, ट्रैफिकिंग में कई तरह की चीजें शामिल है, कई तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि दबाव, एब्डक्शन, फोर्स, ताकि उस व्यक्ति का को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सप्लॉयटेशन के उद्देश्य से, उसके शोषण के उद्देश्य से पहुंचाया जा सके। जबकि स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट में ऐसी चीज नहीं है, ह्यूमन स्मगलिंग जिसे कहते हैं, उसमें वह व्यक्ति अपनी मर्जी से एक देश से दूसरे देश जाने की अनुमति देता है, चाहे वो गैर कानूनी तरीकों से आप कह सकते हैं। तीसरा, ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो पर्पस है एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। और इसमें ट्रैफिकर का और विक्टिम का जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कहना ही गलत होगा, लेकिन अभी समझ के हिसाब से समझने के लिए हम रिलेशनशिप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंटिन्यूड रहता है जब तक एक्सप्लॉयटेशन तक पहुंचा ना जा सके। और ह्यूमन स्मगलिंग में कभी भी एक्सप्लॉयटेशन उसका एंड पर्पस नहीं होता, उसकी इंटेंशन नहीं होती कि इस व्यक्ति का शोषण किया जाएगा। इसमें इतना होता है कि जो माइग्रेंट है,
जो व्यक्ति बाहर जाने का इच्छुक है वो स्मगलर को, जो कई जगह पे हम देखते हैं दलाल होते हैं, इनको पैसा देता है ताकि उसको गलत तरीके से, इलीगल तरीके से दूसरे देश में एंट्री करा दे। जैसा कि ऊपर बताया कि डोमेस्टिक हो सकती है, ट्रांसनेशनल हो सकती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और जबकि ह्यूमन स्मगलिंग की अगर बात करें वो हमेशा इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करती है। तो ये दोनों में मोटा मोटा अंतर है। अक्सर ये बात उठती है कि क्या स्मगलिंग या ह्यूमन स्मगलिंग ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती? हो सकती है। पहला हमने बात की कि एक्सप्लॉयटेशन ट्रैफिकिंग का एक खास कंपोनेंट है, जबकि ह्यूमन स्मगलिंग में नहीं है। मैं एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण दूंगी। आपने अपने पंजाब में भी देखा होगा, हरियाणा में भी देखा होगा, जगह जगह पर ये बोर्ड लगा होता है कि विदेश जाएं, कनाडा जाएं, इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो पढ़ाई के पर्पज से नर्सों के लिए बताया जाता है कि नर्सिंग के लिए वहां पे बहुत डिमांड है, हम आपको बाहर भेज देंगे। लड़कियों को नर्सिंग के कॉलेजेस में डाला जाता है। और हैरानी हुई, कुछ दिन पहले मैं ऐसा ही कुछ देख रही थी टीवी में कि कुछ जगह तो बकायदा नर्सिंग इंस्टीट्यूट बना दिए गए हैं, यह कह के कि यहाँ पे जो भी लड़की या लड़का नर्सिंग में कोर्स करेगा उसका हम डायरेक्ट प्लेसमेंट बाहर विदेश में करा देंगे। और मानेंगे नहीं, उसका खर्चा करीब 30, 35, 40 लाख था। तो यानी कि बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, एक जॉब सिक्योर करने के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए 40, 50 लाख देने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा था। अपना ही एक इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया, उसी में से लोग बाहर जाएंगे। कितने जा पाते हैं, कितनों को नौकरी मिलती है, ये सब हमें मालूम है। अब होता क्या है, जब एक व्यक्ति ह्यूमन स्मगलिंग के केस में माइग्रेट कर रहा है तो कुछ एक फीस वो अपने देश में ही लोगों को देता है, उन दलालों को। वो दलाल आगे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे बैठे हैं, यहाँ पे जहां पर इमिग्रेशन का ऑफिस है वहां बैठे हैं, वहां पे पैसा चढ़ता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब व्यक्ति यहाँ से विदेश तो पहुंच गया, लेकिन हुआ क्या, वहां पर जाकर उस दलाल ने कहा कि हमारी बात बेशक 30 या 35 लाख की हुई थी, लेकिन हमें कस्टम्स में इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा रिश्वत देनी पड़ी, अब भाई 60 लाख लग गया, डबल कर दिया उसने। तो ऐसे में ना तो उस व्यक्ति के पास अभी नौकरी है, उसका स्टेटस इलीगल है, वो पुलिस को खबर भी नहीं दे सकता कि मैं ऐसे फंस गया हूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकता जो यहाँ से विदेश में गया है। और उसको, उस दलाल को जो कि विदेश में बैठा है या इंडिया में बैठा है, पैसे भी देने हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है स्मगलिंग का, ट्रैफिकिंग में बदलने का। जब उसके ऊपर दबाव आता है कि वो पैसे दे, अगर वो पैसे नहीं दे सकता तो अपने जितने जो भी उसके कागज हैं एंट्री के, जैसे कि पासपोर्ट या उसके कोई और आइडेंटिटी, उसको ये लोग जब्त कर लेते हैं कि भाई जब तक तुम पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। तो यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस ह्यूमन स्मगलिंग में बदल जाता है। उसको उस व्यक्ति को कई घंटों तक काम कराया जाता है, बिना पैसे के, बिना सुविधा के, एक्सट्रीम कंडीशंस में, सर्दी गर्मी में। रोक होती है कि वो घर में बात नहीं करेगा, रोक होती है कि वो किसी से वहां पे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। और वो व्यक्ति खुद ही इतना डरा होता है क्योंकि उसको पता है कि वो इलीगल तरीके से आया है, वो किसी को कंप्लेंट भी नहीं करता। This is how human trafficking is converted into human smuggling. नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है आपके सामने, डायमेंशंस ऑफ ट्रैफिकिंग क्यों होती है। कई है, ये सिर्फ 7-8 बिंदु नहीं है जिसके ऊपर ट्रैफिकिंग होती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो शायद अभी हम यहाँ पर नहीं लिख पाए। पहला जैसा हमने डिस्कस किया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ऑर्गन ट्रेड, बच्चों को ज्यादातर किया जाता है बेगिंग के लिए, बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड मैरिज, इस पे मैं थोड़ा सा दबाव डालूंगी, थोड़ा जानकारी दूंगी। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख होता है कि यह सुनकर कि जब हमारे बहुत अच्छे अच्छे इन टर्म्स ऑफ, जहाँ पर खेती बाड़ी भी अच्छी है, जहाँ पर हर एक चीज की सुविधा है, राज्य हैं, बड़े भी हैं, क्षेत्र से भी, प्रोस्पेरिटी से भी, वहां पर लड़कियों की उनकी संख्या बहुत कम है।
मैं एग्जाम्पल दूंगी हरियाणा का, पंजाब का और कई दूसरे राज्यों का। तो ये आप भी जानते हैं कि इन राज्यों में दूसरे राज्यों से बच्चियों को, लड़कियों को लाया जाता है शादी के पर्पस के लिए। मुझे किसी ने कहा कि देखिए मैडम, अल्टीमेटली शादी तो हो ही रही है, तो घर वालों ने पैसे लिए या किसी ने पैसे दिए तो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा ये सवाल होता है, पैसा किसी चीज के एवज में दिया जाना या लिया जाना है, मतलब कि किसी चीज की खरीद फरोख्त। और बच्चियां या लड़कियां या महिलाएं खरीद फरोख्त का सामान नहीं है। तो बेशक उसको शादी के लिए लाया गया है, और हम भी यह जानते हैं कि वो शादी एक छलावा है, वो एक दिखावा है। कुछ साल पहले मैंने किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि इन्हीं कई शादियों के एग्जाम्पल्स दिए हुए थे जो हरियाणा, पंजाब जैसे बड़े राज्यों में लाई गई थी। वो लड़कियों का ये कहना था, हमें सिर्फ इसलिए लाया गया कि हम बच्चे पैदा कर सकें। बच्चे पैदा होते हैं, हमें फेंक दिया जाता है या सिर्फ एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम अपने बच्चों का भी नहीं ख्याल रख सकते हैं, या फिर हमें दूसरे लोगों को बेच दिया जाता है। ये एक मोटा मोटा उदाहरण था कि क्या इन महिलाओं के साथ होता है। लड़कियों को लाया जाता है, बच्चियों को 14 साल की, 15 साल की, और उनकी उम्र बीत जाती है इस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को झेलते हुए। एक केस तो भी ऐसा आया कि जिसमें कि महिला भाग गई, लेकिन उसकी बच्ची पीछे छूट गई। तो दीज आर वेरी सैड केसेस कि हम किस समाज में रह रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि ट्रैफिकिंग कम हो, सब कुछ हो, लेकिन हम शादी के नाम पर भी ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं। मिथ मतलब कि सोच ऐसी है कि शायद ऐसा होता है, ऐसा प्रचलन है। फैक्ट ये है कि असल में होता क्या है। तो पहला मिथ जो मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगी, बेसिकली वो है कि विक्टिम को उसकी मर्जी के खिलाफ तो रखा जाता है, किसी ना किसी का फिजिकल रेस्ट्रेंट या बॉन्डेज, मतलब कि उसको जबरन पकड़ के, फिजिकली पकड़ के, चाहे वो कमरे में बंद, चाहे किसी भी तरीके से फिजिकली उसको रेस्ट्रेंट किया जाता है, जबकि यह कि गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं, ऐसा चीजें की जा सकती हैं जिससे कि विक्टिम को फिजिकली बॉन्डेज बनाने की जरूरत नहीं है। पहला, उसके मन में यह पैदा करके कि जिस स्थिति में तुम हो वो बहुत शर्मनाक है। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे, तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार होगा, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं अब बची है। पहला, तो इसमें शरीर को बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में इतनी शर्म डाल दी जाती है, इतना नेगेटिविटी डाल दी जाती है, वो कंप्लेन नहीं करना चाहता, वो उसी स्थिति में रहना के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि बात की थी अभी मैंने उसकी ह्यूमन स्मगलिंग की, या जिसमें कि पासपोर्ट को रख लेते हैं या और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को बांधने की जरूरत नहीं है। उसको पता है मेरा पासपोर्ट फलाना बंदे के पास है, अगर मैं भागूंगा तो मेरी कंप्लेंट हो जानी है, तो वहां पर भी उसको रिस्ट्रेंट किया जा सकता है। उसको ये डर डाला जाता है कि तुम्हारा डिपोर्टेशन हो जाएगा, तुम्हारी सारी जायदाद जब्त हो जाएगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे, जो तुमने पैसा खर्च किया वो भी बर्बाद हो जाएगा, तुम कभी भी विदेश नहीं जा पाओगे। इसी तरह से उसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर, विक्टिम के ऊपर डेप्ट बॉन्डेज डाल देना, उसके ऊपर कर्जा लाद देना। और बिलीव नहीं करेंगे कर्जा कैसा होता है। कर्जा ये होता है कि हमने तुमको किसी दलाल से खरीदा, उसको 50,000 दिए, तुमको ही वो 50,000 देने हैं, जबकि पैसा कोई और ले गया, फायदा किसी और का हुआ, लेकिन वो 50,000 मुझे देने हैं क्योंकि मेरे को बेच के किसी और ने फायदा कमाया। 10 दिन में अगर मैं उसमें रही हूँ तो 10 दिन के खाने का खर्चा मेरा इतना है, मेरे कपड़ों का खर्चा इतना है, मेरा रेंट इतना है, ये कर करा के मेरे ऊपर वो कर्जा डाल लिया जाए जो कि मैंने कभी लिया ही नहीं और वो किसी और ने लिया है। और वो कर्जा ऐसे शूट करता है कि उम्र बीत जाती है, या फिर वो विक्टिम सोच ही नहीं पाता है कि वो उसको चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा।
कंट्रोलिंग देयर मनी। अब जो भी वो पैसा कमा रहे हैं, अगर दिन में 100 कमाया है तो उसके हाथ में 20 पकड़ा है, 80 रुपए एक्सप्लॉइटर ले लेता है कि जब तुम जाओगी तब दूंगा। ये खासकर होता है प्लेसमेंट एजेंसीज में, जहाँ पे बच्चों को डोमेस्टिक लेबर, लड़कों को भी डोमेस्टिक लेबर में लगाते हैं। हर महीने आके प्लेसमेंट एजेंसी वाले, अगर 10,000 तय हुई है, 10,000 की 10,000 अपने पास रख लेते हैं। उस बच्चे को ये आश्वासन दे देते हैं, महिला को ये आश्वासन दे देते हैं, जब तुम गांव जाओगी, घर जाओगी, तो ये पैसे हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं, तुम ले जाना। और वो देते रहते हैं, क्योंकि उनको तो पैसे की जरूरत नहीं है, वो तो वही मालिक के यहाँ रह रहे हैं, वही खाना, वही कपड़ा, वही रहना सोना। तो इस तरह से उनके पैसे को कंट्रोल करना। या फिर जैसा भी मैंने डेप्ट बॉन्डेज की बात करी, उनके डेप्ट बॉन्डेज के अलावा उनके सामने ये शर्त रख दी जाती है कि इतने पैसे दे दो और चली जाओ, जिसको एग्जिट मनी कहते हैं। अब वो एग्जिट मनी अपने आप में इतना बड़ा अमाउंट है, वो व्यक्ति, वह विक्टिम सोच ही नहीं सकता कि वो जिंदगी भर उसको चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। दूसरा जो मिथ है वो है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है सिर्फ यौनिक शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। कमर्शियल में इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका मतलब उससे पैसा बनाने के पर्पस के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ही होती है, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा लेबर ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, बेगिंग के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, पोर्नोग्राफी के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड सेक्स टूरिज्म। जितने भी हमारे टूरिज्म हॉटस्पॉट्स हैं, से फॉर एग्जांपल गोवा हो गया, केरला हो गया, ये इस तरह के कई जगह है, वहां पर चाइल्ड सेक्स टूरिज्म ऑफर किया जाता है बच्चे को सेक्स के लिए। और यकीन नहीं मानेंगे, गोवा में ऐसे कई नेटवर्क्स मिले जो कि खास वेबसाइट चलाते थे या फिर इस तरह का प्रचार प्रसार करते थे, ताकि विदेशों से फॉरेनर्स आए और बच्चे को उसको दिया जाए सेक्सुअल अब्यूज के लिए। तीसरा मिथ यह है कि विक्टिम्स आर डेस्परेट टू एस्केप देयर ट्रैफिकर एंड आस्क फॉर हेल्प व्हेन दे नीड इट। यस, दे आर डेस्परेट टू एस्केप, वो भागना चाहते हैं, लेकिन वो भाग नहीं सकते हैं, किसी से मदद नहीं मांग सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, शर्म से, खुद के ऊपर एक तरह सा इल्जाम लगाना कि काश मैं अपने घर से नहीं निकलती, काश मैं उस लड़के की बातों में नहीं आती और उसके साथ नहीं चल पड़ती, तो अगर घर जाऊंगी तो बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी कि तुम लड़के के साथ गई थी, या फिर तुम अकेले निकले तो, या फिर डर कह सकते हैं। डर ये होता है कि जो एक्सप्लॉइटर होता है, ट्रैफिकर होता है, कि अगर तुम जाओगी तो तुम्हारे दूसरे भाई बहन को भी हम उठा लेंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी विक्टिम आगे नहीं आता है, या फिर उस तरह का उसको ट्रीट किया जाए, उसको इस तरह से सिखावट दी जाती है, ट्यूटर किया जाता है कि अगर पुलिस की रेड भी पड़ती है तो तुम्हें क्या क्या बोलना है, रटवा दिया जाता है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं 18 साल से ज्यादा हूँ, मेरा कोई पीछे रिश्तेदार नहीं है, मैं अनाथ हूँ। इस तरह के चीजें उसको रटा दी जाती है कि कोई रेड पड़ती है, कभी भी कोई लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर आते हैं, कोई पूछता है, तो आपको ये सीधा सीधा बोलना है कि आप 18 साल से ज्यादा है, मर्जी से कर रही हूँ, कोई दबाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को, विक्टिम्स को इतना ही नहीं पता रहता कि उनके भी अधिकार हैं। वो शुरू से ही ऐसे जीवन में विक्टिम, खासकर मैं उनकी बात करूंगी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से, गरीबी से गुजर कर ट्रैफिक होते हैं, या फिर जहां पर हमेशा सूखा रहना, काम ना होना, भूखमरी होना, तो उनको लगता है कि शायद यही जीवन है। उनको ये नहीं पता यह जीवन है, ये हमारा जीवन जीने का अधिकार नहीं है। तो उनको लगता है कि शायद मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे मुझे एटलीस्ट खाना तो मिल रहा है, तो ये जिंदगी शायद उस जिंदगी से बेहतर है, क्योंकि मैं खा पा रही हूँ, मेरे को कपड़ा मिल रहा है, मेरे को दवाई मिल रहा है। तो उनको अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं रह जाता। चौथा, सिर्फ महिलाएं और बच्चों की ही ट्रैफिकिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैफिकर को कोई भी वनरेबल मिले, कोई भी पुअर मिले, जो उसको वो निशाना बना सकते हैं, उसका ट्रैफिकिंग करते हैं।
फिर पांचवा ये है कि अगर कड़े कानून बना दिए जाए, ठीक है, तो भी इसके ऊपर रोक लग सकती है। जैसा कि माइग्रेशन की बात करें, एक देश से दूसरे देश जाने में अगर लॉस कड़े कर दो तो विदेश में ह्यूमन स्मगलिंग नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर जिस ऑक्यूपेशन की डिमांड बढ़ती है उसी तरह से उस कानून को तोड़ने के लिए चीजें और बन जाती हैं। तो जरूरी है विजिलेंस, जरूरी है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जरूरी है प्रिवेंशन। फिर एक बात आती है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फोर्स लेबर और अब्यूजिव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस व्हेन अ वर्कर इज बीइंग रिक्रूटेड थ्रू लीगल प्रोसेस। और कहा जाता है कि अगर पूरे लीगल प्रोसेस से व्यक्ति को रिक्रूट किया है, एम्प्लॉय किया गया है, तो वहां पर वर्किंग लिविंग कंडीशंस फोर्स लेबर हो ही नहीं सकती है। अब्यूजिव वर्किंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस हो ही नहीं सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। फोर्स लेबर कहीं भी हो सकती है, खासकर ओवरसीज रिक्रूटमेंट में। जैसा कि हम सुनने में आता है कि सऊदी में यहाँ से महिलाएं जाती हैं नर्सिंग के लिए, डोमेस्टिक लेबर के लिए, प्रॉपर तरीके से जाती हैं, लीगल तरीके से जाती हैं, लेकिन एम्प्लॉय होने पर सारी चीजें दरकिनार हो जाती है। वहीं पे फोर्स लेबर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अब्यूजिव वर्किंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस, ये सब शुरू हो जाते हैं। अभी बीच में मैंने बात की थी चाइल्ड सेक्स टूरिज्म पोर्नोग्राफी के बारे में बताया था। अभी एक नया तरीका शुरू किया, डिजिटल मीडियम फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैफिकिंग, जहां पर ऑनलाइन तरीके से किसी भी तरीके से ट्रैफिकिंग होती है। बात कर पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों की अश्लील तस्वीरें, वीडियो बनाकर दूसरे लोगों को बेचना, दिखाना और गलत तरीके से पैसा कमाना। इसके लिए बच्चों को ऑनलाइन ग्रूम किया जाता है। ऑनलाइन ग्रूमिंग क्या है? पहले फेसबुक जैसे आजकल बहुत प्रचलन है, व्हाट्सएप बहुत प्रचलन है, ऐसे कई चैट रूम्स बने हुए हैं जिसमें कि आसानी से किसी के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। तो वहां से सारी कहानी शुरू होती है, बच्चे को ग्रूम करना, उससे बातें करके उसको अपनी तरफ ऑफलाइन मिलने के लिए या फिर ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज के लिए तैयार करना। सेक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन तो आपको पता ही, सेक्सटॉर्शन मतलब कि सेक्स करने के लिए उसको धमकाना, शादी के लिए या जॉब के लिए वायदे करना, लिक्रेटिव जॉब और शादी के लिए वायदे करना, दूसरे देश में सेटलमेंट होगा उसके लिए उसको भड़काना, चाइल्ड सेक्स टूरिज्म, जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये थी डिफरेंट डायमेंशंस, किस तरह से हम ट्रैफिकिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी परिभाषा को। और सेक्शन 370 के बारे में मैंने आपसे बातचीत की। एक चीज और बताना चाहूंगी, सेक्शन 370 के साथ साथ एक और सेक्शन जुड़ा था, 370A, जो कि बात करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक पर्सन। बेसिकली इसमें दो प्रावधान है। Whoever knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked engages such person for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which makes into 7 years and shall also be liable to fine। ये पहला प्रोविजन बात करता है माइनर्स की, बच्चों की। अब माइनर के भी इसमें थोड़ी कमी ये है कि माइनर की परिभाषा अलग है, बच्चे की परिभाषा हमारे कानूनों में अलग है। तो इसमें यह है कि किसी भी माइनर को यह जानते हुए या फिर उसके पास कारण है, व्यक्ति के पास यह बिलीव करने के, यह विश्वास करने के कि इस माइनर को ट्रैफिक किया गया है, यानी कि इसका दुर्व्यापार किया गया है, फिर भी उस माइनर को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना,
ये एक अपराध माना गया है जिसकी सजा 5 साल से कम नहीं होगी, 7 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना। फिर जो दूसरा प्रोविजन है वो ये बात करता है ट्रैफिकर के बारे में या एक्सप्लॉइटर के बारे में, यह जानते हुए कि वह व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति ट्रैफिक हुआ है या फिर जानने के कई कारण है कि वह व्यक्ति ट्रैफिक हुआ है, फिर भी उसका इस्तेमाल करना किसके लिए? सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए। इसमें सजा कम है, 3 साल से 5 साल या फिर और उसके साथ फाइन। दोनों में फर्क इतना है कि पहले सेक्शन में माइनस की बात हो रही है, दूसरे में पर्सन की बात हो सकती है जो कि एक एडल्ट है। जैसा कि किंशु ने कहा कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ यह देखना नहीं है कि अपराध होने पे हमारी जिम्मेवारी शुरू नहीं होती है। मैं बात कर रही हूँ लॉ इन्फोर्समेंट की फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो कि पुलिस है। आई नो काफी मुश्किल होता है इन तरह के अपराधों को प्रिवेंट करना, लेकिन जरूरत अभी यही है। प्रिवेंशन होगा तभी एक जगह पर जाकर ये खत्म होने की बात हम कर पाएंगे। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स क्या है? पुलिस। 100 नंबर पर आप ही लोगों को कॉल आती है कि क्या किया जाना जरूरी है। तो प्रिवेंशन में ये जरूरी है कि आप लोगों को जहाँ आपकी पोस्टिंग है इतना पता रहना चाहिए कि क्या वह इलाका जिसमें आपका थाना लगता है वहां से कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत सक्रिय हैं, बहुत ज्यादा, या फिर लोग बाहर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं दूसरे राज्यों में, या फिर ऐसा कुछ है कि बच्चे माइग्रेट होते हैं दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। तो इस तरह की जानकारी होना जरूरी है ताकि आप एक एंटी ट्रैफिकिंग प्लान बना सकें उस एरिया के लिए। होगी तो कोई फायदा नहीं है एंटी ट्रैफिकिंग प्लान बनाने का। पूरा डेटाबेस होना जरूरी है, हमें पता रहता है, हम अपने खबरियों से, इंफॉर्मेंट से ये चीज निकलवा सकते हैं कि कौन कौन ऐसे मानव दुर्व्यापारी हैं, या फिर अगर उन इलाकों में ब्रॉदर्स चलते हैं जहाँ पर वेश्यावृत्ति कराई जाती है, कौन वहाँ पे पिम्प्स हैं, कौन एजेंट्स हैं, कौन ओनर है उन जगहों का, उनके बारे में जानकारी के पास एक पूरा इंफॉर्मेंट्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए। कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, यानी कि उस इलाके में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा व्यापक है। कम्युनिटी विजिलेंट ग्रुप्स होते हैं, एनजीओस होती हैं जो कि इन विषयों पर काम करते हैं, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। पंचायत के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। हम उनको यह कह सकते हैं कि आप अपने यहाँ पर एक माइग्रेंट रजिस्टर बनाओ, जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल्स हो, कितने गए, कहाँ गए, वहां की जानकारी, कितने बच्चे थे, क्या वे सभी लौटे या नहीं, सारे बच्चे वापस आए या नहीं, इस तरह की कई चीजें। ये सभी लोग आपके आंख हैं, आपके कान हैं, तो इनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जगह जगह पे नोटिस लगने चाहिए अगर उस इलाके में बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं कि क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उनके लिए वार्निंग्स होनी चाहिए कि लोगों के बहकावे में ना आए, राज्य छोड़कर जाने से पहले पूरी पड़ताल कर लें, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर कोई विक्टिम रेस्क्यू हो गया है तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि किस तरह से यह देखें कि उसका रिहेबिलिटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि वो दोबारा से रिविक्टिमाइजेशन यानी कि वो दोबारा से ट्रैफिकिंग का शिकार ना बने। होता यही है, बच्चों को छुड़वा लिया जाता है, बचा लिया जाता है, घर भेज दिया जाता है, लेकिन चूंकि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं मिलता, बच्चे दोबारा से उन्हीं परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं।